वो नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तर का खास शो बिज स्टॉक्स। और मार्केट पे आज शुरुआत तो बहुत ही धाकड़ हुई थी, लेकिन ऊपरी स्तरों पर फिर टिक नहीं पाया और मुनाफा वसूली हावी हो गई। अब इसे कितना सीरियसली लेना चाहिए या फिर बाजार ने जो करवट ली है वो सस्टेनेबल है, इस मुद्दे पे बात करेंगे। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है इस लाइव शो में। इसका मकसद ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछें मार्केट एक्सपर्ट से। और अगर आपने स्टॉक मार्केट में निवेश कर रखा हो या फिर करना चाहते हो, तो एक शो एक माध्यम है जिससे आप इंटरैक्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के बड़े एक्सपर्ट से। लेकिन आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं कि हमने शुरुआत बहुत बढ़िया की थी, एकदम से गैप अप ओपनिंग, और उसका पूरा श्रेय जाता है डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन उसके बाद ऊपरी स्तरों पर जो ठां टूटे हैं, आज सीधा 25,200 पे आ गए हैं। और आज का हाई है 25,344 का आज का दिन का ओपन था, और 25,435 तक पहुंच गए थे। 25,435, ये हकीकत है मार्केट में। फोर मतलब आप ये समझो कि आप थोड़े दिनों पहले देखते इतनी वोलेटिलिटी है, आप 24,900 के जोन्स को टेस्ट कर रहे थे, और 24,900 से एकदम से उछल के अगले कुछ दिनों में आप पहुंच गए 25,435। नहीं बचाया जाएगा और ना ही किया जाएगा। ये मार्केट बहुत वोलेटाइल रहने वाली है। यहां पर इंडिया विक्स एकदम से उछलता कूदता जाएगा। हल्का सा भी ड्रॉप आया तो आप समझो बाजार में तेजी आ जाएगी। एकदम से शूट अप कर गया तो बाजार में ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली देखने को मिल जाएगी। बहुत अनसर्टेन टाइम्स चल रहे हैं और इसी गुत्थम गुत्थी में हमको करना है ट्रेड। अब 25,200 के लेवल को भी निकाल दिया आज मार्केट ने, और आज 25,200 का लेवल भले ही टूट गया हो, आपको सेक्टर स्पेसिफिक हर जगह हरियाली दिखाई देगी रियल एस्टेट को छोड़ के। ऐसी वाली मार्केट देखने को मिल रही है। डिसीजंस लेने बहुत मुश्किल हो रहे हैं। अगर सुबह का कोई ट्रेड ले रखा होगा तो वो अभी भी हिचकोले खा रहा होगा, क्योंकि सुबह मार्केट तेज थी और उसके बाद फिर अब मुनाफा वसूली मार्केट में हावी होती हुई नजर आई है। मार्केट में जो तेज है स्टॉक्स, उसमें डॉक्टर रेड्डीज रिजल्ट्स का इंपैक्ट है। स्टॉक बहुत तेज गति से ऊपर चला गया। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल और बीईएल जैसे स्टॉक्स तेज हो गए, लेकिन गिरने वालों में एसबीआई लाइफ, टाइटन, इटर्नल, शुरुआत कितनी जबरदस्त हुई थी। सीएलएस से बोल रहा था 500 के पार का टारगेट दे रहा हूं, लेकिन कल के क्लोजिंग लेवल से भी नीचे आ गया इटर्नल का स्टॉक। नतीजे बहुत दमदार, लेकिन मैनेजमेंट में जो दीपेंद्र गोयल जी ने जो इस्तीफा दिया उसका एक इम्पैक्ट पड़ गया। उनकी पोजीशन चेंज हो गई है। अच्छा, उसके बाद फिर मिड कैप गेनर्स में क्रेडिट एक्सेस, ग्रामीण, वारी एनर्जीज के नतीजे बहुत अच्छे आए तो वारी एनर्जीज भी चल गया और प्रीमियर एनर्जीज भी चल गया। फिर स्नाइडर इलेक्ट्रिक में तेजी देखने को मिली। सी8, ई क्लर्क्स, बैंक ऑफ इंडिया, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं। ई क्लर्क्स की तो बोर्ड बैठक है 28 तारीख को, जिसमें वो बोनस के ऊपर विचार कर रहे हैं, तो ई क्लर्क्स रडार पर है। फिर बैंक ऑफ इंडिया के नतीजे अच्छे आए थे। बहुत काउंटर स्पेसिफिक मार्केट है, और बहुत बिखरा बिखरा मार्केट है। मैं ऐसा करता हूं अपनी स्क्रीन भी शेयर कर देता हूं, उसके बाद जब बाजार के एक्सपर्ट जुड़ेंगे तो आपके सवालों के ऊपर उनकी एडवाइस ले लेंगे। लेकिन ये सबसे पहले निफ्टी खुल गया, तो निफ्टी को ही देख लेते हैं। आज के सत्र में 25,204, इसको मैं रिवाइज करूं तो हाँ इसी लेवल के आसपास ही है इस समय। थोड़ा सा एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं स्क्रीन। तो अभी का जो लेवल आ रहा है दैट इज 209, 25,210 के आसपास है। और आज के सत्र में हुआ ये है कि 39 स्टॉक्स आज निफ्टी के चढ़ने वाले, ये देख रहे हो आप, और उसके बाद 11 स्टॉक्स गिरने वाले। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, ये हाई को छोड़ के ये यहां पहुंच गए, 200 पॉइंट्स निकल गए ऊपरी स्तरों से। तो भले ही आपको एडवांस डिक्लाइंस एडवांसेस के फेवर में नजर आ रहा हो, लेकिन बाजार में वो दिखती नहीं है स्ट्रेंथ। बाजार में जब जो ऊपर जा रहे हो कोई ना कोई बेच रहा है। आज तो 25,435 के लेवल पे जो चपत लगाई, शुरुआती एक घंटे में जो तेजी बन रही थी, फटफट फटफट करके ऊपर जाना शुरू कर दिया था, लेकिन उसके बाद टिक नहीं पाए। क्यों क्यों हो गया ऐसा? हुआ ये कि कल डोनाल्ड ट्रंप एक साथ एक ही सांस में सब कुछ बोल गए। बस बाजार को अब उसके बाद लगा कि भैया ये क्या हो गया इनको, इतना सब कुछ अनाउंसमेंट कैसे करते चले जा रहे हैं। तो हुआ ये कि कल उनके वहां पर डावोस में उनकी एक स्पीच थी ईयू लीडर्स के सामने, और उसमें उन्होंने यूरोपियन यूनियन को कर दिया खुश। अब ये कह सकते हैं यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं उन्होंने जिस तरीके का विरोध किया था तो उसके सामने उन्होंने घुटने टेके। लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप, और वो जाते जाते बहुत अच्छी अच्छी बातें करके गए हैं उनके साथ। उन्होंने बोला है कि टैरिफ नहीं लगाएंगे ईयू के 8 देशों के ऊपर। उसके बाद ग्रीनलैंड पर समझौते का फ्रेमवर्क भी तैयार कर लिया गया है, जो कि नेटो से उनकी बात हो चुकी है। अब ऐसी बात कर दी ना, पहले तो कह रहे थे ग्रीनलैंड खरीदूंगा, अब कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड के साथ हमारी ये समझौता हो जाएगा, डील हो जाएगा। तो उसमें अब ग्रीनलैंड को खरीदने के इच्छुक भी नहीं है, और उनके साथ समझौता भी हो गया। पता नहीं कौन सी डील कर बैठे हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही गए होंगे। फिर भारत के लिए उन्होंने बोल दिया कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे लिए मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और जल्द ही भारत के साथ एक बहुत अच्छी डील हो सकती है। तो मार्केट इसी से ही खुश हो गया था। स्टेटमेंट्स पे, डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स पे तेजी नहीं आएगी, ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली हो जाएगी, हम बार बार कह रहे हैं। बस ये है कि थोड़ी सी टेंशन ईज आउट हुई है ग्लोबली, और मंच बहुत बड़ा था दावोस, तो कम से कम वहां तो सच सच बोल के जाएंगे ऐसा लगा मार्केट को। तो वो बहुत बड़ा मंच था, और एक ही सांस में वो घट घटा घट घट सब कुछ बोल के चले गए।
और उसका इम्पैक्ट आज स्टॉक मार्केट पे शुरुआती सत्र में देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद मार्केट हिचकोले खाती हुई नजर आ रही है। कह रहे हैं नाटो महासचिव के साथ बैठक के बाद समझौता हो चुका है, ग्रीनलैंड के ऊपर फ्रेमवर्क भी तैयार हो चुका है। उसके बाद बस वो साइन नहीं करते हैं। वो तो हमारे चाइना के साथ, मतलब हमारे साथ भी ट्रेड डील हो गई थी, चाइना के साथ भी ट्रेड डील हो गई थी, हुई कहाँ, हस्ताक्षर ही नहीं हुए, बस बातों बातों में ही, बातों का क्या। ऐसा हो रहा है इस समय स्टॉक मार्केट में, बुरे हाल है। और ये मार्केट हिचकोले ही खाएगी। हमने आपको बस तक पे पहले ही बता रखा है कि बजट तक एटलीस्ट बाजार उठापटक दिखाएगा, पर जो कल का लो लग गया दैट वाज अ मीनिंगफुल लो। भगवान करे उसको ना हम दोबारा अटेम्प्ट करें, लेकिन अब देखते हैं कि आने वाले समय के लिए क्या होता है। मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ स्क्रीन को, और यहाँ पर और क्या क्या रुझान देखने को मिल रहा है फटाफट से वो देख लेते हैं। तो उसमें उसमें ये अभी के सत्र में हो ये रहा है कि जो तेजी बन रही है वो ये सब स्टॉक्स में है। डॉक्टर रेड्डीज, बीईएल, अदानी एंटरप्राइजेस, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल और टाटा स्टील 2% से 5.5% के रिटर्न। डॉक्टर रेड्डीज ने घाटा पोस्ट किया, लेकिन जो घाटा नहीं, मुनाफे के फिगर घटकर आई है, लेकिन जो मुनाफे के फिगर आई है वो बाजार अनुमान से ज्यादा है। बस यही सुनना था मार्केट को, इसलिए तेज हो गया। पहले बहुत बीटन डाउन स्टॉक था, इसलिए तेज हो गया। तो मुनाफे के फिगर वाई एंड वाई बेसिस पे ड्रॉप हुई है, लेकिन वो बाजार के अनुमान से ज्यादा फिगर आई है, इसलिए डॉक्टर रेड्डीज में तेजी है। बीएल डिफेंस वाले स्टॉक्स तो एकदम से तेज होने थे बजट से पहले, और टाटा स्टील, अदानी एंटरप्राइजेस, कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर तेजी देखने को मिल रही है। इटर्नल शुरू तो ऐसे दमदार तरीके से हुआ था भाई साहब की गदरी मचा देगा, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही बहुत तगड़ा पोस्ट कर दिया कंपनी ने। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद मैनेजमेंट चेंज जो हुआ, और वो भी टॉप मोस्ट पोस्ट पे जब भी कुछ न्यूज आती है ना, तो वो कुछ ना कुछ इंपैक्ट डालती है। तो दीपेंद्र गोयल साहब ने डायरेक्टर, एमडी और सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया। इटर्नल की ये खबर थी। अब दीपेंद्र गोयल जो है वाइस चेयरमैन और डायरेक्टर बनेंगे। अलबिंदर सिंह ढिंडसा जो है वो 1 फरवरी से सीईओ नियुक्त हो गए हैं। तो ये खबर थी। और इटर्नल इसके बाद ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली की चपेट में आया हुआ है। टाइटन, एसबीआई लाइफ और मैक्स हेल्थ आज ये सब मुनाफा वसूली की चपेट में आया है। जो हेल्प कर रहे हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये तो गदर ही कर चुका है स्टॉक, इसको तो रॉकेट हो गया भाई साहब, रॉकेट। कहा तो ये ज्यादा 4 डिजिट में पहुंचेगा, लेकिन इतनी जबरदस्त तरीके से पहुंचेगा किसी का अनुमान नहीं था। 1044 के लेवल पे पहुंचा। फिर उसके बाद बीईएल, अदानी एंटरप्राइजेस, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, ये सब स्टॉक्स जो हैं, इन स्टॉक्स में आज के सत्र में तेजी देखने को मिल रही है, और यही बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं। बीईएल, डॉक्टर रेड्डीज, टाटा स्टील, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन अच्छा है। सबसे ज्यादा अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। दबाव कौन रहा है? एचडीएफसी बैंक, आईसी, आज का है क्या? ये आज का है भाई, कल भी तो था ये सेम टू सेम डिट्टो का कट कॉपी। कल भी यही हुआ था सच्ची। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक के दोबारा थे, चार्ट्स देख लें एक बार इन दोनों के। तो मुद्दा तो ये है ना कि एचडीएफसी बैंक और टाटा, सॉरी, आईसीआईसी बैंक, यहां पर कल के सत्र में भी बिल्कुल सेम इस तरीके का ही रुझान देखने को हुआ था। बाजार अलग चल रहा था और ये बिल्कुल अलग। तो आज भी अगर आप देखो तो यस, एचडीएफसी बैंक ही आज दबाव में है, और इसने बाजार का थोड़ा मूड खराब कर रखा है। जहां से खुला था वहां से तो बहुत नीचे आ गया। 1020, सॉरी 928 का हाई लगाने के बाद अब डे लो पे कर रहा है कामकाज। और ऐसे ही आईसीआईसी बैंक, ये भी आज के सत्र में 1358 का हाई टच करने के बाद ऑलमोस्ट डे लो को टच कर चुका है, 1338। तो ये प्रॉब्लम है मार्केट की। आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक में तेजी नहीं बन रही है। अब आ जाते हैं निफ्टी के लेवल्स के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम बार बार जो चीज बात कर रहे हैं आपसे उसकी क्लैरिफिकेशन अभी मार्केट एक्सपर्ट से भी लेंगे। तो हुआ ये कि 25,200 के लेवल पे हुआ। अब ये सोचो, ये काली कैंडल यानी कि लाल रंग की कैंडल ना बनी होती तो क्या होता? तो क्या करते? तो होता ये कि आप ना इस वाले हाई के लेवल के ऊपर बस मेंटेन कर जाते कुछ कुछ। ये दिस वन, इस वाले हाई के लेवल के ऊपर मेंटेन करते तो मजा आता। आपने इंट्राडे में ये लेवल तोड़ना नहीं है, बस वो तोड़ दिया हुआ है ना, प्रॉब्लम ये है। आज आप शुरू में देखते तो 1 घंटा तो बचा के रखा हुआ था, ये वाला लेवल देख लो। शुरुआत में 1 घंटा, ये लेवल यहां पर गलत ड्रॉ हो रहा है। मेरे को ये लेवल क्लियरली ड्रॉ करना पड़ेगा। 1 मिनट दीजिए, बस इस सारे को मैं ठीक कर दूं। ओके, डन। अब मैं ये वाला लेवल क्लियरली ड्रॉ करता हूं, और ये लेवल है दिस, कल के दिन का हाई। इसके लेवल के नीचे ही नहीं जाना चाहिए था। तो 1 घंटे में हुआ क्या कि आप 1 घंटे तक तो संभाल के रखा इस वाली कैंडल पे बहुत ही मजेदार तरीके से, लेकिन उसके बाद ओ भाई, वो जो हाई टच किया था उसको तो पता ही नहीं क्या हो गया, एकदम से नीचे खुले और फटाफट ये वाला लेवल तोड़ दिया। इसके लेवल के ऊपर आना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि 25,300 नहीं हो पा रहा मार्केट से। 25,300 का लेवल 100 पॉइंट ऊपर रह गया, और अब आप आर्ली बेसिस पे अटके हुए हो बहुत बुरी तरीके से। इनफैक्ट ये सरेंडर कर गए हो, इस गैप में फिर से घुस गए हो। अब आपको ये लेवल्स को होल्ड करना है किसी भी तरीके से, इस गैप को होल्ड करके इन दो कैंडल्स के लेवल के ऊपर निकलना है, तब जाके आज के सत्र में कुछ कुछ हिम्मत करते हुए नजर आओगे।
और अगर ये दो कैंडल्स का हाई नहीं टूटा तो फिर पंगे में पड़ जाओगे। तो इसी तरीके की मार्केट देखने को मिलेगी। और आज सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है, इसको कैसे भूल गए थे। तो बाजार तेज गति से ऊपर गया था, उसके बाद एक दायरे में पड़ा रह जाएगा, ये रहेगा आज का सीन। तो सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी आज के सत्र में है, उसको भी कहीं ना कहीं भुनाना पड़ेगा और मार्केट बिल्कुल डायरेक्शन लेस ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। आज शुरुआती तेजी ऑलमोस्ट 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 अब वाइप आउट होती हुई नजर आई है। देखते हैं दोपहर के सेशन में क्या होगा। ओके, अब ऐसा करते हैं कि मैं वो स्क्रीन भी रख देता हूं अपने सामने, जहां पर आपके बहुत बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में ज्वाइन होने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि बिस्तक पे आप ये सब एनालिसिस जो है इसको ध्यान से देख रहे हो। हम कोशिश ये करते हैं कि देखिए, मार्केट का मूड माहौल तो अभी है नहीं बढ़िया, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं रहेगा। तो ये उतार चढ़ाव एक प्रोसेस है मार्केट में, जिसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और इस समय मेरे को पता है कि आपके पोर्टफोलियो में कोई बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े रिटर्न नहीं मिल रहे होंगे। आप बस वो सोना चांदी देख के थोड़ा सा दुख में हो गए अगर आपने सोना चांदी नहीं लिया होगा तो। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मार्केट में जो मूड है ये शॉर्ट टर्म रहता है, और फिर फंडामेंटली अट्रैक्टिव बेट्स लगती हैं जिन भी कंपनियों की अर्निंग्स अच्छी आती हैं। तो जो जो कंपनियां अर्निंग्स अच्छी डिलीवर करेंगी उनके ऊपर बाजार लगाएगा बेट। राइट। और अभी मार्केट में हो ये रहा है कि हम कल से ये बोल रहे हैं कि अगर आप, इनफैक्ट 2 दिन से, अगर आप ये पूरा हिस्सा देख लो ना जनवरी में, 2 जनवरी 2025 का, तो आपको समझ में आएगा कि इतनी हिम्मत पड़ती ही नहीं है बजट में हमारी टिल 27th 28th। जो मंदी करने वाले होते हैं बियर्स, उनका बहुत दबदबा रहता है टिल 27 28। उसके बाद अचानक से जो इकोनॉमिक सर्वे आने वाला होता है ना, तो एकदम से मार्केट थोड़ा सा पिकअप करना शुरू करती है इन होप कि बजट थोड़ा अच्छा रह सकता है। और फिर सरकार ने अगर कुछ अच्छी घोषणाएं कर दी तो बजट डे वाले दिन तो वोलेटिलिटी रहती है, लेकिन उसको 1 2 दिन तक पचाते हैं। ये साफ तौर पे हुआ था जनवरी में। इस फेज में आप अभी इस फेज में हो, ये जाते हुए नीचे, लेकिन इस फेज में धीरे धीरे करके पिकअप करना शुरू कर दिया था आपने। तो अभी तो मंदी करने वाले कंप्लीटली डोमिनेट कर रहे हैं। अब जब बजट जब ओवर हो जाता है, उसके 1 2 दिन बाद फिर बाजार में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी वाला मूड माहौल बैठता है। ऐसा सेम टू सेम होगा सो कहना मुश्किल है, लेकिन ये सारा का सारा प्रोसेस हम बार बार बोल रहे हैं, लॉन्ग टर्म एवरेजेस के आसपास ही था, उसके नीचे था, 200 दिनों की औसत के नीचे ये सारा मार्केट। और ऐसा ही कुछ अभी भी देखने को मिल रहा है। आप डॉट 200 दिनों की औसत को संभालने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा कट कॉपी पेस्ट मैं नहीं समझता कि होता हुआ नजर आएगा। अगर हो गया तो चंबा हो जाएगा। मैं उसको नोट डाउन करके रख लूंगा कि 2025 और 2026 में बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न्स बन रहे हैं, बने थे। लेकिन अभी 2026 की शुरुआत है, हमने बिल्कुल इसी तरीके से गिरना शुरू किया है। जिस लेवल पे अभी आप हो वो बहुत अच्छे लेवल हैं। वो 52 वीक हाई, 52 वीक लो का अगर आप रिट्रेसमेंट देखोगे तो लगभग 23.6% का रिट्रेसमेंट आता है। वहीं पर ही आप कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हो। इसके नीचे वाले लेवल रहते हैं 24,600 के, लेकिन अब 24,600 तक ना जाओ तो ठीक, यहीं से रिवर्सल आ जाए। बस कुछ ही दिन बचे हैं बजट में। तो आज का दिन हो गया सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी के नाम, फिर कल है शुक्रवार, तो एक ट्रेडिंग सेशन को और भुगतना है। उसके बाद फिर रिपब्लिक डे की छुट्टी रहेगी 26 को, तो उसका 27 और 28। तो सिर्फ मामला जो है ना वो 4 दिन का रह गया है मुश्किल से। और उसके बाद फिर इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा। तो 4 5 दिन किसी तरीके से निकालें और बजट की तरफ फिर अप्रोच करें, और उसके बाद देखते हैं। और वैसे भी वीकेंड में आना है बजट, संडे वाले दिन, तो तब तो फिर घमासान होगा ही और बिस्तक पे सबसे बड़ी आप कवरेज देखोगे। लेकिन आज की मार्केट बहुत ज्यादा अनसर्टेन मूड माहौल आता हुआ नजर आया। मेरे को लग रहा है कि गेस्ट ज्वाइन हो गए हैं, लेकिन उनका आउटपुट मेरे पास नहीं पहुंच रहा। गेस्ट का आउटपुट ही नहीं आ रहा है मेरे ख्याल से अभी। तो इंतजार करेंगे कि गेस्ट जब हमारे पास जुड़ जाए हमारे साथ, तो फिर हम उनके पास चलेंगे। तब तक मैं अपने जो व्यूअर्स उनसे इंटरेक्ट करता हूँ। तो नैन्सी जी, कैंप्स कहाँ से आया रेडार पर वैसे? 765। अच्छा, कि रिजल्ट आ गया इसलिए आप बोल रहे हो। ठीक है, पर वो ना बहुत बाहुबली शक्ति वाला स्टॉक ही नहीं है कैंप्स। वो बहुत समय लेगा ऊपर जाने में, हिम्मत चाहिए।
टाइम स्पेंड करेगा। ट्रेडिंग के लिए लिया हुआ है तो अभी पूछते हैं फिर कैसे, अगर ट्रेडिंग के लिए लिया हुआ है तो ट्रेड व्रेड नहीं करो, अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो बहुत बढ़िया। फिर तो आप एक्यूमुलेट कर सकते हो एनएसडीएल, सीडीएसएल, ये सारे स्टॉक्स, स्कैम्स वगैरह। शॉर्ट टर्म में बाजार की इतनी हालत नहीं है। और ये नहीं कि सिर्फ देख के एकदम से शॉर्ट टर्म में घुस गए। अच्छा, उसके बाद फिर ये जो दूसरा आपका स्टॉक है एएमसी वाला, कैनरा रोबेको एएमसी। एएमसी स्टॉक्स हैं धाकड़, लेकिन समय लगाएंगे। अभी सिर्फ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को मैं आज देख रहा था, पता है इंट्राडे में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज थोड़ा सा ऊपर गया और उसके बाद फिर से ऊपर इस ऊपर जाके जम के बैठ गया है। तो है तो बीएससी शक्तिशाली, एमसीएक्स शक्तिशाली, लेकिन एएमसी स्टॉक्स में कैनरा रोबेको, आईसीआईसीआई, एएमसी और एचडीएफसी एमसी बढ़िया है। तो रेडार पर तो रहेंगे। ये सेल ऑन राइज क्यों बोल रहे हो? ब्रेकडाउन आ गया इसलिए? अच्छा, रिजल्ट आया तब भी ब्रेकडाउन आ गया। तो ये ब्रेकडाउन ब्रेकआउट, ये ऐसी वाली मार्केट में नहीं देखना। बजट वाले टाइम टाइम पे, ये बजट वाले टाइम पे थोड़ा ये देखना बंद करें, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, तब जाके कुछ पैसा बनेगा। बजट वाले टाइम पे अच्छे अच्छे ब्रेकडाउन ही होंगे फिर। ऐसे तो आपको सारी मार्केट ही ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन वाली लग रही होगी। बताओ कौन सी मार्केट में आप ऐसी वाली मार्केट को बस 2 महीने बाद देखना, फिर आपको लगेगा यार ब्रेकडाउन नहीं थे, अपॉर्चुनिटी थी। ऐसा होता है हमेशा बजट में, आप टेंशन ना लो बस। तो इस समय ना वो कैंडल कुंडल देख के अगर आपने कुछ लॉसेस पोस्ट करने शुरू कर दिया तो बहुत मुश्किल पड़ेगी। सही तरीका क्या है, सिस्टमैटिकली धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करना, क्योंकि इतनी वोलेटाइल मार्केट में ब्रेकडाउन ब्रेकआउट सब आपको एक जैसा लगने लग जाएगा। मार्केट आप बोलोगे सारे शेयर नीचे जा रहे हैं, सारे शेयर नीचे जा रहे हैं, आप खरीद नहीं पाओगे बहुत अच्छे तरीके से शेयर्स में। टिकना पड़ेगा और कन्विक्शन होनी चाहिए। जैसे एएमसी स्टॉक्स के पीछे पड़ गए तो इट्स अ गुड सेक्टर, लेकिन अभी नहीं चलेगा। गुड है, ये तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ गुड है, लेकिन बजट के टाइम पे नहीं है। अगर सरकार ने कोई रिलीफ दी आम आदमी को, या फिर एएमसी ये म्यूचुअल फंड से रिलेटेड या बाजार से रिलेटेड कोई भी रिलीफ आ गई, कोई भी अनाउंसमेंट आ गई, एलटीसीजी से लेकर या फिर एसटीटी वगैरह से लेकर, तब तो एकदम से अट्रैक्टिव हो जाएगा। वो बोलेगा ब्रेकडाउन नहीं था यार, वो तो उठाने वाला लेवल था। लेकिन अगर ब्रेकडाउन के चक्कर में वो छोड़ दिए स्टॉक्स, और अगर कोई बजट में अनाउंसमेंट आ गई फिर, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप ना इस समय बाजार सस्ते में जाएगा। आप हर चीज आप छोड़ते चले जाओगे, यार ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, तो वो तरीका ही नहीं है। इस समय ट्रेडिंग की तरफ ना जाओ। अगर एक्यूमुलेट करना है, कन्विक्शन रखो और धीरे धीरे जितना आप उठा सकते हो उसका सिर्फ 20-30% उठा के कोशिश करना शुरू करो। मेरे साथ रूपक डेजी एलकेपी सिक्योरिटी से मैं ज्वाइन कर रहे हैं। रूपक जी नमस्कार। आज नमस्कार रजत जी। थोड़ा अलग सा लुक आ रहा है सर। सर नमस्कार। क्या, बस ये बताओ कि ये आज तो डोनाल्ड ट्रंप खुश खुश नजर आ रहे थे सर। हम ये तो बात कर रहे हैं कि बहुत खुश थे डोनाल्ड ट्रंप, ये मार्केट भी हमारा खुश हुआ था, फिर तेजी टिक नहीं पाई। हमने चढ़ना भी है कि नहीं? नहीं, देखिए, अगर टेक्निकली बताया तो कल बहुत दिनों के बाद, तकरीबन 9 महीने के बाद निफ्टी पहली बार 200 डेज मूविंग एवरेज को चैलेंज किया था। और जब भी 200 डेज मूविंग एवरेज को चैलेंज करते हैं निफ्टी या कोई भी स्टॉक, वो उतना जानना इजी नहीं रहता है, क्योंकि बहुत लोग अपना पोजीशन एडजस्ट करना चालू कर देता है। तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से या ग्लोबल मार्केट की संकेत के हिसाब से मार्केट आज ओपन तो किया था पॉजिटिव, बट क्योंकि ऐसा बहुत बड़ा मूविंग एवरेज को चैलेंज करना, ऐसे उसके बाद स्विफ्ट मूवमेंट एक्सपेक्टेड भी नहीं था। तो वोलेटिलिटी रहेगा, हायर एंड पे सेलिंग प्रेशर रहेगा, और उसको इन एडिशन टू दैट डोनाल्ड ट्रंप ऐसे बहुत बार इससे पहले भी बोले कि मोदी इज पीएम मोदी इज माय फ्रेंड, इज फैंटास्टिक पर्सन, और उसके बाद दिल्ली होते तो इन्वेस्टर की तरफ से भी उतना बिलीव नहीं हुआ उनके बातों पे। तो हम उनकी तरफ अभी उतना ध्यान ना दें। अब जब वो साइन करेंगे तब देखा जाएगा। अब तो फ्लाइट पकड़ के अपने घर चले गए, तो अब उनकी सोच और वो जो है सब बदल चुकी होगी। अभी तक तो उनका एक एक घंटे का हिसाब है, एक एक घंटे में उनकी वो जो है ना शिफ्ट होती हैं चीजें, अकॉर्डिंग टू मार्केट होती है। वैसे वो मैंने देखा है कि मार्केट जब तेज होती है तो फिर बहुत नेगेटिव नेगेटिव, जब मार्केट नीचे तो सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव बोलना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अभी हमारे मार्केट पे क्या होगा सर? ये हम बचा भी पाएंगे ये 25-200 का लेवल? ओ ये तो हाँ, 25-200 के लेवल को बचा भी पाएंगे, या फिर 25-200 के लेवल के नीचे जाएंगे, कल के दिन का लो भी तोड़ेंगे? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? जी, मुझे लगता है आज इसी लेवल के आसपास ही बंद कर सकता है, हालांकि सेंसेक्स का एक्सपायरी है। बट मुझे लगता है कि इसी लेवल के आसपास ही बंद है, ज्यादा खास कुछ नहीं होगा। बट हाँ, डेफिनेटली 200 के नीचे क्लोजिंग दिया तो खराबी है। हाँ, तो ये 200 दिनों के औसत के नीचे तो जाएंगे, ये तो हम बोल ही रहे हैं कि पिछले बजट से पहले भी हम 200 दिनों के औसत के नीचे थे, उसमें हमने क्या ही कर लिया था। तो थोड़े दिनों तक तो तनाव रहता ही है। ऊपर क्या रेजिस्टेंस है? आज तो आप चले गए थे एक बार खुशी खुशी में 25,435 तक। ऊपर एक्चुअली प्रीवियस जो फॉल था उसका 38.2% फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, अराउंड 480 500 काइंड ऑफ लेवल है।
तो 25,500 का बहुत बढ़िया लेवल है। वहाँ पे कॉल राइटिंग भी है और इम्पोर्टेंट लेवल भी है, तो 25,500 का लेवल पकड़ के चलते हैं एज क्रूशियल रेजिस्टेंस। जब तक उसके नीचे रहेगा तब तक सेलिंग प्रेशर रहेगा हायर एंड पे। ओके, आपको कौन सा सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है, कौन से स्टॉक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं ऐसे गिरते बाजार में? ऐसा खास कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मेटल्स अच्छा लग रहा था, लेकिन जो स्टॉक अच्छा लग रहा था मेटल्स में वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है। टाटा स्टील वगैरह अच्छा लग रहा है अभी भी। बट ओवरऑल ऐसा ऐसा स्थिति में मुझे लगता है कि निफ्टी में ज्यादा फोकस करना चाहिए। निफ्टी के हिसाब से ही स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए। इंडिविजुअल स्टॉक, इंडिविजुअल सेक्टर का क्यूज अभी काम नहीं आएगा, एक दो दिन के लिए एटलीस्ट। सर गोल्ड सिल्वर के ऊपर आपको कितनी कॉलें आती हैं, और खास तौर से वो जो भी होता है वो 11-12 मतलब 10-9 बजे के आसपास ही होता है, अचानक से हम देखते हैं खिड़की खोल के तो दिखता है 11,000 ऊपर, कभी दिखता है 20,000 ऊपर सिल्वर। आज मेरे ख्याल से नहीं हो पाया। आज शुरुआती टिक्स में थोड़ी नेगेटिव रुझान देखने को मिल गए थे, और चांदी इस समय आज कुछ लोग कुछ कुछ खुश हो गए होंगे, 3,200 पॉइंट्स नीचे है। और गोल्ड जो है वो इस समय 962,000 पॉइंट्स नीचे है। तो आपने खरीदना शुरू कर दिया क्या? जी नहीं, अभी भी वेट कर रहे हैं। जो जिससे पोजीशन है वो तो इंटैक्ट ही रखना है गोल्ड सिल्वर में, क्योंकि सबको ही पता है कि ये जो पॉजिटिविटी आया था वो भी टिकाऊ नहीं था। इसलिए गोल्ड सिल्वर में सेलिंग जो आया था वो भी एकदम सिग्निफिकेंट सेलिंग नहीं आया था। ये जो गोल्ड की बात करें तो एक दिन में सेलिंग, सिग्निफिकेंट सेलिंग आया था 21 अक्टूबर को। हम्म। उस टाइप का सेलिंग आज नहीं था, तो इसीलिए सबको एक डाउट था कि सुधरा नहीं सब कुछ, क्योंकि यूएस और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो प्रॉब्लम है तो एक दिन में उसका सुलझाव नहीं आ सकता है। सर व्यूअर्स के पास चलते हैं, और बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ इस समय कनेक्टेड है, वो पूछना चाहते हैं आपसे सवाल। हमने ना वो कैंप्स पे रोका, पहला सवाल कैंप्स पे आया था नैन्सी जी का, कैंप्स कैसा लग रहा है? 765 इन्होंने ले रखा है। जी देखिए, कैम्स जो मुझे लगता है कि एक सिग्निफिकेंट करेक्शन के बाद एक रिकवरी आ रहा है। आज का दिन अगर 750 के ऊपर क्लोजिंग दे सकता है, 750 भी नहीं चाहिए, 735 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो हो सकता है एक दो दिन में रिकवरी कंटिन्यूड हो, 780 700 800 तक जा सकता है ऊपर में। नीचे सपोर्ट हो जाएगा अभी 710 रुपया। अच्छा, उसके बाद है ये कैनरा रोबेको एएमसी 300। आज ये बोल रहे हैं कि गिर गया बहुत बुरी तरीके से, कल ही गिर गया था खैर। जी हाँ, ये लिस्टिंग प्राइस का लो का नीचे आ गया, तो मुझे लगता है ये अवॉइड, या किसी के पास पोजीशन है तो एग्जिट लेना चाहिए अभी फिलहाल तो। ओके वापस अनेजा साहब। एंट्री लेना है 280 के ऊपर। ओके अनेजा साहब बोल रहे हैं ई क्लर्क्स पे क्या करना चाहिए? 28 तारीख को बोर्ड बैठक है बोनस इशू के ऊपर, ई क्लर्क्स पे आपकी राय? ये इक्लर्क्स का भी व्यू मेरा नेगेटिव है, क्योंकि राइजिंग जो एक पैटर्न बना रहा था उसका ब्रेकडाउन आया, और फिलहाल मुझे नेगेटिव लग रहा है। तो 4600 के ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक ये सेल मोड में रहेगा। मुझे मेरे ख्याल से 200 डीए में टेस्ट कर सकता है शॉर्ट टर्म में, 4000 तक नीचे आ सकता है। ओके, फिर है उसके बाद नॉर्दर्न आर्क और आईएफएल फाइनेंस के ऊपर शॉर्ट टर्म टारगेट्स और एवरेजिंग लेवल। पहला नॉर्दर्न आर्क। तो नॉर्दर्न आर्क बहुत चार्ट बहुत ही बढ़िया है, बुलिश क्रॉसओवर है मूविंग एवरेज के अंदर। और तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। 265 का स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए स्टॉक, मुझे लगता है 300 तक जा सकता है। आईएफएल फाइनेंस टूट गया ऊपरी स्तरों पर, अभी ये स्टॉक और कितना नीचे जाएगा, कहां पर एवरेज करने का मौका आएगा, और एवरेज करना भी चाहिए कि नहीं? जी हाँ, स्टॉक का जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट मुझे अच्छा ही लग रहा है। मुझे लगता है कि स्टॉक एक बार 560 की लेवल की तरफ आ सकता है, और वहाँ पे एवरेज एवरेज आउट करना चाहिए। नेक्स्ट इज इन्फोबीन टेक। चुन चुन के निकाले हुए उन्होंने स्टॉक ही, क्या है भैया यहीं पर ही पैसा लगेगा। इन्फोबीन टेक, ये अभी कैसा लग रहा है चार्ट्स पे? 899 हो गया। हाँ, तो ये चार्ट, इसका चार्ट अच्छा ही है। दो दिन का, एक दिन का कंसोलिडेशन था, उसके बाद वापस एक बार रैली। मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। 850 की स्टॉप लॉस होगा, और हायर एंड पे मुझे लगता है 1050 तक जा सकता है।
मतलब ऐसी स्कैटर्ड मार्केट है ना, कब कौन चढ़ जाए कब कौन गिर जाए अभी नहीं पता लग रहा, तो थोड़ा सा कॉशियस जरूर है ना। ओके, नेक्स्ट जो सवाल आया वो उसके ऊपर चलते हैं। और नेक्स्ट इज, इंडेक्स में कब बुल रन शुरू होगा, माइनक्राफ्ट जी पूछ रहे हैं। सर कब बाजार का सब कुछ ठीक हो जाएगा, कौन से लेवल को आप बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हो। जी, मुझे लगता है कि 25,500 के ऊपर अभी आ गया, क्लोजिंग दे दिया तो इंडेक्स में रिवर्सल आएगा, तो मैं अभी मोमेंटम के लिए वेट करूंगा। फिलहाल गिरते हुए मार्केट में कुछ कह नहीं सकते कहाँ तक नीचे आ सकता है। 125 के नीचे आता है तो सेलिंग प्रेशर इंटेंसिफाइड हो सकता है। 25,500 के ऊपर आता है तो जो नेगेटिविटी चल रहा था, वो चल रहा है अभी, वो खत्म हो जाएगा फॉर द टाइम बीइंग। ओके, डेंटा वाटर, पंचमहल नाम से आईडी है, सबने मतलब अपने अपने क्रिएटिव आईडी बना रखे हैं। डेंटा वाटर एट 418, 418 के भाव पे। तो चार्ट मुझे बहुत डिप्रेसिंग लग रहा है। 265 का स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए, उसके नीचे एग्जिट लेना चाहिए। ओके, अनिजा साहब के और भी क्वेश्चन है। अनिजा कितना कितना अनिजा साहब आपने ये हिसाब किताब कर रखा है। शैले होटल्स भी है इनके पास, चेन्नई पेट्रो भी है इनके पास, और चला चेन्नई पेट्रो हाल फिलहाल में तो बेचो ना, अनिजा साहब बेच क्यों नहीं रहे हो। सर चेन्नई पेट्रो पहले बता दो, ये इतनी तेज गति से ऊपर चला गया, कल ही गया था। तो चेन्नई पेट्रो को होल्ड रखना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 820, और हायर एंड पे मुझे लगता है 880 तक जा सकता है। और शैले होटल्स, देखना आप ये सारे स्टॉक्स ना एक दिन सब अच्छे लेवल्स पे आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन अभी जब खराब समय है तो खराब समय है भाई। अच्छे बुरे सब वहीं पर फंसे रहेंगे, जितना मर्जी घूर घूर कर देख लो। एक दिन सब एक दिन ऊपर जाएंगे, सबका साथ सबका विकास होगा मार्केट में, लेकिन मार्केट तो चले, मार्केट ही नहीं चल रही। शैले होटल्स का क्या रेजिस्टेंस लेवल है। जी बिल्कुल, एकदम सही बात बोले आप अपने। जब मार्केट चलेगा सब चलेगा, तो मार्केट ही हाँ, ठीक नहीं है तो सबका अलग अलग चार्ट देख के बहुत कुछ क्यूज नहीं मिलेगा। साले होटल का पर्टिकुलरली बात करें तो 830 का सपोर्ट है, मुझे वीक ही लग रहा है। मुझे लगता है 830 भी टूट जाएगा, 800 तक आ सकता है नीचे। और हायर एंड पे 845 के ऊपर क्लोजिंग, 850 के ऊपर क्लोजिंग दिया तो हो सकता है एक रिकवरी आए। अच्छा, और ना मैं ये फिर बता रहा हूँ कि ना अभी आपको और ये उस दिन वो होगा आप बोलोगे यार रेजिस्टेंस पे बेचा था लेकिन अब वो पार हो गया, और बहुत सारे स्टॉक्स के फिर रेजिस्टेंस लेवल टूटते हुए नजर आएंगे, बड़े आसानी से दिख जाएगा आपको हर ये रेजिस्टेंस लेवल टूटते हुए। लेकिन प्लीज कॉशियस रहें अगले 3 महीने के लिए। ये हम बार बार ये क्यों बोल रहे हैं कि 2025 में जनवरी फरवरी मार्च में ऐसे हिचकोले खाए थे मार्केट ने कि समझ में नहीं आ रहा था ऊपर जाना है कि नीचे जाना, और इतने वाइल्ड वाइल्ड स्विंग्स थे। आप क्या सोच रहे हो, हजार हजार पॉइंट, 1500 पॉइंट्स के अगर स्विंग आ गए ना निफ्टी पे, संभालने मुश्किल हो जाएंगे अगले 1.5-2 महीने तो ऐसे वाली ही हलचल देखने को मिल मिल सकती है। तब बस ये था कि 2025 की शुरुआत में ना डोनाल्ड ट्रम्प बहुत बोल रहे थे, मतलब ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसा वो जो पूरे पूरे तख्ते लेके खड़े हो जाते थे व्हाइट हाउस के सामने, और उसके बाद दुनिया भर के ऊपर ना वो टैरिफ की बातें करना शुरू कर देते थे। तो पहली बार हमने होते देखा था। अब दूसरी बार हमको समझ में आ गया कि इतने विश्वास लायक तो नहीं है, तो हम उतना नहीं रिएक्ट करेंगे, लेकिन हाँ स्विंग्स तो थोड़े अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं। पिछली बार जितने स्विंग्स आए थे उसके 50% के स्विंग्स तो देखने को मिल ही सकते हैं, तो थोड़ा रखो फिर अपना हिसाब किताब खुद ही डायरी में नोट करते रहो, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, होना जाना भी कुछ नहीं है। एक ही बार चढ़ेंगे जब भी चढ़ेंगे तो। सर एक सवाल आया हुआ है, वो व्यूअर पूछ रहे हैं कि वो कुछ ना ईयू ट्रेड डील पर स्टील सेक्टर में फोकस रह सकता है क्या। बहुत कुछ में फोकस रहेगा वैसे, पर उसके बाद वो बोल रहे हैं उसको कनेक्ट कर दिया उन्होंने, फिर भारत कोकिंग कोल पे क्या, इस कहाँ स्टील और कहाँ भारत कोकिंग कोल, मतलब अलग अलग बिजनेस है थोड़ा, पर कोई बात नहीं। सर भारत कोकिंग कोल आपको कैसा लगता है अभी। अब बात से लीजिए, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। हाँ, तो भारत कोकिंग कोल की बात करें तो चार्ट तो एकदम डिप्रेसिव है। जैसे ही लिस्टिंग है उसके बाद से छोड़ दिया प्राइस पूरा, तो प्रॉफिट भी ऊपर के लेवल से आया। मुझे लगता है कि 39 के स्टॉप लॉस डाल के होल्ड करना चाहिए। 39 टूटा क्लोजिंग बेसिस पे तो एक बार एग्जिट लेना चाहिए।
पर ये सही भी कह रहे हैं, क्योंकि स्टील सेक्टर का फोकस में आया और वैसे भी मेटल्स में एकदम से रौनक लगी हुई है। तो एक स्टॉक पूछता हूँ सर, टाटा स्टील, ये अभी आपको कैसा लग रहा है? बात इन्होंने यूरोप की ना, तो एकदम से टाटा स्टील थोड़ा फोकस में आ जाता है। अभी क्या करना चाहिए? ये टाटा स्टील को होल्ड कर सकते हो। टाटा स्टील देखिए अभी मार्केट में जो सेलिंग प्रेशर आया था, निफ्टी जहां पे 200 डीए में तोड़ दिया, वहां पे टाटा स्टील 20 सीएमई भी नहीं तोड़ा। मतलब शॉर्ट टर्म मोमेंटम, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज भी नहीं तोड़ा, मतलब बहुत पॉजिटिव है। तो टाटा स्टील को होल्ड किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 180। और हायर एंड पे मुझे लगता है 200 क्रॉस होना चाहिए आराम से, 200 के ऊपर 210 तक जा सकता है। अच्छा, पीयूष जी बोल रहे हैं कि इनके पास ना जेटीएल इंडस्ट्रीज हैं 68.2 के भाव पे, और शक्ति पंप्स हैं 635 के भाव पे। तो जेटीएल इंडस्ट्रीज पहले। जेटीएल इंडस्ट्री का सपोर्ट है 69 पे। 69 का सपोर्ट नहीं टूटा। देखिए कंटिन्यूअसली एक बेरिश फेज में चल रहा था, 200 डी में के नीचे चल रहा था कंटिन्यूअसली पिछले दो तीन तीन चार महीनों से। या अगर पुराना चार्ट भी देखूं तो बहुत दिनों से, मतलब एक साल हो गया, एक साल के ऊपर हो गया, कंटिन्यूअसली नीचे ट्रेड करते हुए आ रहे हैं 200 डीएमए की। आज क्या हुआ, आज नहीं एक दो दिन पहले इसने 200 डीएमए को रिक्लेम किया, तो यहाँ से मुझे लगता है कि 92 तक जा सकता है। और 69 68 का सपोर्ट से होल्ड कर सकते हो उसको। और दूसरा है दिस वन, शक्ति पंप्स एट 635। शक्ति पाम्स का चार्ट अच्छा नहीं है, मुझे लगता है कि स्टॉक से एक बार एग्जिट लेना चाहिए या पोजीशन रिड्यूस करना चाहिए। तो ये हम बहुत समय से बोलते हैं कि बजट के आसपास कुछ पिकअप करने की कोशिश करें, बेचारे ने पिकअप करने की कोशिश भी, लेकिन ऊपर से रुपये हो गया ठुस। अभी बजट से पहले कुछ पिकअप कर सकता है, लेकिन ना सर किस लेवल के ऊपर कुछ हिम्मत करेगा ये स्टॉक? आमतौर पे कंप्लीटली बजट स्टॉक है, पूरे साल कुछ नहीं करता जो जनवरी में कर सकता है या दिसंबर में कर सकता है। तो मुझे लगता है 690 बहुत ऊपर का लेवल है। 690 के ऊपर जाने पर एक मोमेंटम वापस आएगा। और 700 के, मान लीजिए 700 के ऊपर मोमेंटम वापस आ जाएगा। और नहीं तो एक लोअर एंड पे एक चांस ले सकते हैं 620 का सपोर्ट से या स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन बनाया जा सकता है अराउंड 630 पे। अनैया साहब बोल रहे हैं चेन्नई पेट्रो के मंडे को स्वाद देखना, ऐसे कैसे सेल कर दें। तो चेन्नई पेट्रो ए पे बुलिश है। एंड लास्टली सर, ये एक डिक्सन टेक्नोलॉजीज की कॉल ले रखी है 10,500 की, और मारुति की ले रखी है 15,800 की, गीत मल्होत्रा जी ने। तो डिक्सन की 10,500 की कॉल ठीक किया गलत? तो ये डिक्सन के कॉल को होल्ड करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 10,440। 10,440 टूटा तो एक बार एग्जिट लेना चाहिए। स्टॉक में मोमेंटम तो नहीं है, हाँ, हालांकि बहुत ओवरसोल्ड है। तो रिकवरी थीम के लिए शायद कॉल को होल्ड कर सकते हो, बट 440 का स्टॉप लॉस डाल दीजिए। तो 440 बहुत या पास है। 400 का स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। हाँ, मैं कह रहा था 440 तो बहुत पास है, झटके में ना निकाल दे कहीं ऐसे, थोड़ा सा बाजार टक करके नीचे आया तो 440 निकल जाएगा कोई। नहीं, अभी वो थका हुआ रहेगा। जब जो एक स्प्रिंटर दौड़ता है ना, 200 300 मीटर दौड़ने के बाद थोड़ा थक जाता है, 500 मीटर दौड़ने के बाद थक थक जाता है, तो उसके बाद रेस्ट करेगा तो उतना फास्ट नहीं भाग सकता है। ओके, एंड लास्टली सर, मारुति 15,800 की कॉल है। 15,800 की कॉल है तो पता है क्या कर रखा है इन्होंने बजट में ना? अगर ये वैसे ना, ये देखो इतना आसान नहीं होता है बजट में, क्यों बताऊं? क्योंकि आप इस सीरीज की कॉल खरीदोगे ना अभी की, और गेम होना है 1 फरवरी को, तो जो ऊपर नीचे आगे पीछे जो भी सट्टा खेलना है ना आपको, वो 1 तारीख का है। अब 1 तारीख को अगर कोई भी अनाउंसमेंट आ गई ना मारुति से जुड़ी हुई, मतलब ऑटो से जुड़ी, तो फट करके कॉल ऊपर आ जाएगी। तब तक तो हमारी एक्सपायरी कट चुकी है इस वाली सीरीज की। तो 1 फरवरी को होगा जो भी खेल होगा, और डिक्सन विक्सन ये सब कॉलें ऊपर नीचे होती हैं तब। लेकिन इस फेज में, इस पूरे फेज में पैसा नहीं बनेगा कॉल पुट में, बड़ा मुश्किल है भाई। आप इसी उम्मीद में बैठे रह जाओगे कि मैं कुछ कर लूं कुछ कर लूं। बाजार की मर्जी। आज सुबह जितना पैसा बना था उसमें लपेट लेते। अब मारुति पे क्या करना चाहिए? मारुति को होल्ड कर सकते हो। 15,680 का स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। नेक्स्ट वीक रिजल्ट भी है शायद इसका, तो उसके रिलेटेड मूवमेंट आ सकता है। लेकिन हाँ, बजट से, जैसे आपने कहा, बजट से पहले तो उसका एक्सपायरी हो जाएगा, तो हाँ, अभी वही होल्ड ना। करना है एक स्टॉप लॉस के साथ। 680 का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए। वही तो गेम तो यहीं पर है कि बजट से पहले कुछ इतने बड़े बड़े कॉलें पुटें और ये सब चीजें नहीं, अगर एक्यूमुलेट कर सकते थे और सोचो बजट में अच्छी अनाउंसमेंट आ गई तो शेयर्स चल जाएंगे, वो ही सबसे बढ़िया तरीका है।
जाते आते सर, ये डॉक्टर रेड्डीज, बीईएल, अदानी एंटरप्राइजेस, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, टाटा स्टील, कोल इंडिया, ये और टाटा अदानी पोर्ट्स, एसबीआई, ये सारे ना टॉप गेनर्स की सूची मैंने आपके सामने रख दी। कोई भी स्टॉक आपको इन लेवल्स पे पसंद है तो बता दो, नहीं तो हमको तो इतने बस रिटर्न्स आ जाते हैं ना जिस दिन, अगले दिन बाजार सब खा जाता है, मतलब बार बार तेजी नहीं बन रही मार्केट में। इनमें से मुझे टाटा स्टील और बीईएल अच्छा लग रहा था। ओके। टाटा स्टील और बीईएल में मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ रहेगा कंटिन्यू। बीएल डिफेंस में ठीक लग रहा है, ज्यादा सरेंडर नहीं कर रहा है वैसे स्टॉक, जब जब नीचे आता है खरीदारी, तो इस बार तो गजब खरीदारी हुई है, 3%। आज के दिन का लो है 406, उसके बाद से दौड़ता ही आया। बीएल ठीक लग रहा है कि चार्ट्स पे भी? हाँ, बीईएल ठीक लग रहा है। कल थोड़ा प्रॉब्लम दिखा रहा था बट आज संभाल लिया। राइट सर, बहुत शुक्रिया। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से जिन भी स्टॉक्स पे हमने बात की? नहीं, जो जो स्टॉक हमने बात की उसमें कुछ स्टॉक हमने अपने क्लाइंट को रिकमेंड किया होगा, बट मेरा कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अपने व्यू शेयर करने के लिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग सर। थैंक यू। और आप सभी लोग एक रील तो बना दो, एक रील बना के भेज दो 1 मिनट की, और आप बता दीजिए कि वित्त मंत्री से आप क्या चाहते हैं, आपकी विश लिस्ट क्या है। वो एक ऐसे वर्टिकल फॉर्मेट